क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 174 असीमित आपूर्ति। यूनक्सियाओं ने हंसते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर सच कहा जाए तो फायरक्रो एम्पायर उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने कई हजार योद्धाओं को सदमे से जगाने के लिए हवा का झोंका भेजकर हाथ हिलाया। आज से आप इस गोली शिवालय में खेती करेंगे। मैंने मूल क्षेत्र, 2 बल क्षेत्र, 3 शक्ति क्षेत्र और 4 चतुर्भुज क्षेत्र के योद्धाओं के लिए क्रमशः 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना और 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ 4 क्षेत्र तैयार किए हैं। मार्शल लॉर्ड्स के क्षेत्र में जो आपका इंतजार कर रहा है वह केवल 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, लेकिन यह भी एक आश्चर्य है। हजारों योद्धा एक ही समय में हांफने लगे। योद्धाओं के लिए 10 गुना गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही था और मार्शल मास्टर्स के लिए 100 गुना पहले से ही बहुत भारी बोझ था। यहाँ तक कि महान मार्शल मास्टर्स के लिए भी 1000 गुना लगभग एक अत्यधिक यातना के समान था, जबकि एक मार्शल लॉर्ड के लिए 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के तहत खेती करना लगभग उसे मारने जैसा था। इसके अलावा एक आश्चर्य भी था। दुबे के जिन सदस्यों ने इस आश्चर्य का स्वाद चखा था, वे सब यह सुनकर कांप उठे। यूनक्सियाओं ने सभी की अभिव्यक्ति देखी और उसने ऊंची आवाज में कहा, मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलना धाराओं के विपरीत नौकायन करने जैसा है। जैसे जैसे आप उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, इसे पार करना कठिन क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कठिनाई बढ़ गई है, बल्कि आपका प्रशिक्षण जारी नहीं रह सकता है। उसने व्यंग्य किया। आप एक महान मार्शल मास्टर हैं, लेकिन आप अभी भी 100 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के तहत प्रशिक्षण लेते हैं। आप एक मार्शल लॉर्ड हैं, लेकिन आप अभी भी 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के तहत प्रशिक्षण लेते हैं। और आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप खुद से शर्मिंदा नहीं हैं? मैं आपके साथ ईमानदार रहूं, आप अपने वर्तमान दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। इसका कारण यह है कि आप अपनी खुद की सीमाओं से नहीं टूट सकते। यह कमी या संसाधनों या प्रतिभा के कारण नहीं है, बल्कि पूरी तरह से क्योंकि आपके पास साहस की कमी है, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता। उपस्थित सभी लोग मार्शल आर्ट में निश्चित सफलता प्राप्त कठिन योद्धा थे, कुछ अज्ञानी नौसिखिए नहीं। यूनक्सियाओं के शब्दों ने तुरंत एक बोधगम्य की तरह उनकी धारणा की नीरसता को दूर कर दिया। वह सही है। मेरे सफल न हो पाने का कारण यह है कि मुझ पर पर्याप्त दबाव नहीं है। यदि मैं 100 गुना या 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण बल के तहत प्रशिक्षण लेता हूं, तो न चाहते हुए भी मुझे इसे तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया है। यूनक्सियाओं ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा, मैंने एक बार कहा था कि यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं आपके लिए खेती के संसाधनों की अनंत आपूर्ति प्रदान करूंगा। इस गोली शिवालय में जब तक आप प्रयास करने के इच्छुक हैं, आपके पास औषधीय गोलियां, प्राइमर्डियल स्टोन्स, रहस्यवादी हथियार और मार्शल तकनीकें होंगी। प्रशिक्षण से पहले आप में से प्रत्येक औषधीय गोलियों और प्राइमर्डियल स्टोन्स का दावा कर सकता है, जो आपके लिए अगले दायरे में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। मैं नहीं करूंगा। आप जितनी चाहें उतनी सीमा लगा सकते हैं, और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप उन्हें अपने दैनिक भोजन के रूप में लेना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, औषधीय गोलियां केवल पूरक हैं, और आप उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई उन्हें बाहर लाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे बिना किसी सवाल के मार डालूंगा। इससे योद्धाओं के बीच अचानक हंगामा मच गया, जबकि ज़ियोक विंगवांग और अन्य लोग इतने सदमे में थे कि वे अवाक रह गए। महाद्वीप पर किसी भी अन्य शक्ति के लिए यह असंभव था कि वह अपने लोगों को जितनी चाहें उतनी औषधीय गोलियों और प्रिमोर्डियल स्टोन्स का दावा करने दे। इसका मतलब यह हुआ कि अब उन्हें खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है,
और वे अपनी सारी ऊर्जा प्रशिक्षण पर केंद्रित कर सकते हैं। मराक के सदस्य सबसे अधिक प्रभावित हुए। इससे पहले वे सभी अकेले योद्धा थे और उनके पास खेती के संसाधनों की सबसे अधिक कमी थी। केवल एक औषधीय गोली या प्राइमर्डियल स्टोन के आधे टुकड़े के लिए मौत से लड़ना उनके लिए बहुत आम बात थी। इसलिए जब उन्होंने सुना कि उन्हें खेती के संसाधनों की अनथीन आपूर्ति प्रदान की जाएगी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे थे और वे सभी अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। निंग फेचेन भी पूरी तरह से गूंगा हो गया था। यदि ध्यान संप्रदाय इतना समृद्ध होता तो यह हजारों वर्षों तक माउंट कियुन में नहीं रहता और जीवनयापन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। यहां तक कि कियान डुओडुओ भी अवाक रह गया, उसका मुंह खुला रह गया। उनका जन्म एक महाशक्ति में हुआ था और उन्होंने सभी प्रकार के संसाधन देखे थे। उन 9वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे आश्चर्यचकित कर सके। लेकिन अब वह यूनक्सियाओ की उदार पेशकश से पूरी तरह से चौंक गया था। यह एक स्वर्ग विरोधी प्रस्ताव था। यूनक्सियाओ ने सभी की हतप्रभ अभिव्यक्ति को संतुष्टि के साथ देखा। यह बिल्कुल वही प्रभाव था जो वह चाहता था। तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी और असंख्य ट्रेजर्स स्टोर से संसाधन और प्राइमर्डियल स्टोन प्राप्त करने के बाद ही ध्यान संप्रदाय ने हजारों वर्षों से जमा की गई बचत का कुछ हिस्सा छीन लिया, सुप्रीम पैलेस के खजाने से सब कुछ लूट लिया और सबसे महत्वपूर्ण बात, झांग किंगफान और दर्जनों कीमियागरों के पूर्ण समर्थन के साथ यूनक्सियाओ असीमित आपूर्ति के साथ प्रशिक्षण मोड को सक्रिय कर सका। फिर भी वह यह भी जानता था कि यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। अन्यथा यानवो जल्द ही स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर शीर्ष शक्तियों में से एक बन जाएगा। फायरक्रो साम्राज्य में नंबर 1 शक्ति का तो जिक्र ही नहीं किया जाएगा। महाद्वीप पर उन महाशक्तियों के इतने भयभीत होने का कारण यह था कि उनकी महान युद्ध शक्ति के अलावा उनके पास ऐसे संसाधन थे जो उन्होंने हजारों या यहां तक कि हजारों वर्षों से जमा किए थे। यदि वे चाहें तो थोड़े ही समय में अपने संप्रदाय की शक्ति को दोगुना या कई गुना कर सकते थे। अथाह संसाधन लाभ स्पष्ट युद्ध शक्ति से भी अधिक भयावह था और सी ऑफ सोल फॉर्मेशन के पवित्र क्षेत्र से परे अस्तित्व में आने का कारण यह था कि इसने पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों को एक साथ लाया, जिन्होंने लगातार सभी प्रकार के शीर्ष संसाधनों का निर्माण किया जो सबसे मजबूत योद्धाओं को वहां व्यापार करने के लिए आकर्षित करते थे। योद्धाओं का विकास मुख्य रूप से जन्मजात प्रतिभाओं और नियत अवसरों पर निर्भर था, लेकिन उन महाशक्तियों का अस्तित्व और निरंतरता पूरी तरह से विभिन्न संसाधनों के संचय पर निर्भर थी। ऐसा केवल तभी होता था जब कोई संप्रदाय संकट में होता था कि वह असीमित खेती के संसाधन उपलब्ध कराने की पद्धति का सहारा लेता था, जैसा कि यूनक्सियाओ ने अभी किया था, और उसने अब जो किया वह अल्पावधि में यानवू के तेजी से बढ़ने की प्रस्तावना थी। ली चुनयान ने चिंतित होकर कहा, खपत इतनी जबरदस्त है कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत लंबे समय तक टिक पाएंगे। अगर हमारे पास संसाधन खत्म हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? वह एक अनुभवी सेनापति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से धन के महत्व को जानता था। आखिरकार युद्ध का मतलब संसाधन ही थे। यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि हमारे संसाधन कहां से आए? हमने उधार लिया, हमने लूटा। जब हम मजबूत होंगे हम उधार लेंगे और फिर से लूटेंगे। उसकी बातों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। अपने आसपास के चेहरों पर अप्रभावित अभिव्यक्ति को देखते हुए यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूं? मुझे बताओ, किस प्रमुख शक्तियों ने अपने कब्जे वाली नदियों और पहाड़ों को नहीं लूटा? क्या उन नदियों और पहाड़ों को जरूरतों के अनुसार वितरित किया जाता है? नहीं। यह सब प्राकृतिक चयन के बारे में है और केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकता है। सभी लोग तुरंत चुप हो गए। हालांकि यूनक्सियाओ ने जो कहा वह अतिरंजित लग रहा था, यह तथ्य था और वे इसे जानते थे। वे प्रमुख शक्तियां विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का आनंद क्यों ले सकती हैं, जबकि उन्हें जीविकोपार्जन के लिए हर जगह अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है? तो आप में से प्रत्येक कड़ी मेहनत करें। संसाधन निश्चित हैं और जितना अधिक आप उपभोग करेंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। जो लोग प्रगति करने में विफल रहते हैं, मुझे खेद है, लेकिन यानवो अपंग नहीं रहता है।
इतना कहने के बाद यूनक्सियाओ जहां खड़ा था वहां से सीधे गायब हो गया और माउंट इंच के नीचे गुफा में आ गया। निम्नलिखित कार्य नेंग फेचेन और होंग बिंग को सौंपे गए। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित था और उन्हें बस योजना का पालन करना था। जहां तक दुबे की बात है, यह मूल रूप से चेन दाशेंग की कमान के अधीन था और उनकी मृत्यु के बाद यूनक्सियाओ का इरादा लुओ युनशांग को कमान संभालने देने का था। लेकिन उसने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसने इसे यियान को दे दिया। मेंग वो अभी भी जीवन की श्रृंखला में चुपचाप लेटा हुआ था। जीवन शक्ति उसके शरीर में अंतहीन रूप से दौड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही थी, शांत और शांत थी, लेकिन वह कभी नहीं जागती थी। दैवीय भावना से उसकी जांच करने के बाद यूनक्सियाओ ने आह भरी और खुद से बड़बड़ाया, 4 समुद्रों में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति और ऊर्जा सार इकट्ठा करके कुंबू दिव्य वृक्ष द्वारा आत्मा पौष्टिक लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। यह समुद्री कबीले का एक अनमोल खजाना है और केवल 4 शाही परिवारों और वो परिवार के पास उनके भंडार में कुछ है। पूछना निश्चित रूप से बेकार है। जब तक कि मैं अपने पिछले जीवन की चरम शक्ति को बहाल नहीं कर सकता और उनसे इसे लूट नहीं सकता। उसकी आंखों में तेज चमक थी, लेकिन अगले ही पल वह कम हो गई। यहां तक कि उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वह कब अपने पिछले जीवन की चरम शक्ति को पुनः प्राप्त कर पाएगा, और हो सकता है कि मेंगवू उस दिन तक न पहुंच पाए। यूनक्सियाओ को अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ जब उसने उसके युवा नाजुक चेहरे को देखा, जो मुस्कुराहट के संकेत के साथ नीले प्रिमोर्डियल क्यूई के कंबल के नीचे कोमल और सुंदर था। वह मुड़ गया और दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। डार्क थंडर अभी भी सरणी के बाहर सो रहा था। 9 ऑरिफिसेस गोली लेने के बाद से यह जागा नहीं था, लेकिन इसकी सांसों से निकलने वाली राक्षसी आभा मजबूत होती जा रही थी। यूनक्सियाओ ने उसके माथे को थपथपाया और धीरे से कहा, आप इस बाधा को तोड़ सकते हैं या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। राक्षस जानवरों की दुनिया में एक सख्त वंश था। उदाहरण के लिए डार्क थंडर 5वीं श्रेणी का दानव जानवर था और यह अपने पूरे जीवन में 5वीं श्रेणी का दानव जानवर ही रहेगा। अधिक से अधिक यह 5वीं श्रेणी के शिखर तक चढ़ सकता था और यह सब रक्तरेखा के कारण था। यद्यपि दानव जानवर शक्तिशाली थे, लेकिन मनुष्यों की तुलना में उनमें उच्च स्तर तक आगे बढ़ने की आशा नहीं थी। लेकिन कुछ विशेष मामले थे, जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियां लेना या कुछ उत्परिवर्तन होना, जिसने राक्षस जानवरों को रक्तरेखा के प्रतिबंध को तोड़ने और उच्च स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। लेकिन ये मामले बेहद दुर्लभ थे। डार्क थंडर की वर्तमान आभा 5वें स्तर के शिखर पर अटकी हुई थी और जैसे जैसे वह सांस लेती थी, वह धीरे धीरे शक्ति जमा कर रही थी, जैसे कि किसी भी समय टूटने वाली हो। यह गंध क्या है? यूनक्सियाओ ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। पलक झपकते ही वह तुरंत डार्क थंडर के पास से गायब हो गया और गुफा में कहीं गहराई में पहुंच गया। एक कमरे के आकार के खोखले स्थान से हरी आभा की किरणें बह रही थीं, जो धीरे धीरे आसपास की दीवारों को संक्षारित और विघटित कर रही थीं, जिससे उनमें एक गंदी गंध पैदा हो रही थी। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने एक ही बार में पूरा जहरीला अंडा खा लिया, यूनक्सियाओ ने शाप दिया और प्रिमोर्डियल क्यूई को एक अवरोध बनाने के लिए उसके चारों ओर मंडराने को कहा, फिर खोखले में चला गया। मेंग बाई का पूरा शरीर हरा हो गया था और वह बीच में क्रॉस लेग करके बैठी थी। छोटे छोटे फफोलों से ढकी हुई उसकी त्वचा सड़ने लगी थी और उन हिस्सों से बदबूदार हरे रंग का तरल पदार्थ रिस रहा था जहां पर घाव हो गए थे। उसके बगल में एक टूटा हुआ अंडे का छिलका पड़ा था और उसकी सारी सामग्री गायब थी। बुरा नहीं है, कच्चा खाना अधिक पौष्टिक होता है। जहरीले फेर्रेट का उद्देश्य आपके अंदर प्राकृतिक विषाक्तता को ट्रिगर करना है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसके अनुसार इसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है। खैर, मुझे जाने दो और तुम्हारे लिए एक मजबूत उत्प्रेरक ढूंढो। भौहें सिकोड़ते हुए यूनक्सियाओ गुफा में आगे पीछे घूमता रहा। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने दिव्य क्षेत्र टैबलेट को छोड़ दिया और अकेले फायरक्रो साम्राज्य की ओर चला गया। यानवू के आसपास हजारों मील के भीतर
सामग्री प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी जगह स्वाभाविक रूप से वह जगह थी जहां साम्राज्य के सबसे मजबूत कीमियागर इकट्ठा होते थे। फायरक्रो साम्राज्य का अल्केमिस्ट एसोसिएशन। अध्याय 175 एक व्याख्यान। जिंगयांग परिवार की घटना के बाद फायरक्रो साम्राज्य में माहौल तनावपूर्ण और अजीब हो गया। युंगसियाओ ने अपनी दिव्य भावना को पूरी तरह से नियंत्रित किया और आम लोगों के साथ शहर में प्रवेश करते समय एक यात्रा पर एक युवा गुरु होने का नाटक किया। शहर में लोग आ जा रहे थे और शहर शांतिपूर्ण दिख रहा था। उसने एक बूढ़े आदमी को शकरकंद बेचते हुए, एक युवा मालिक को अपने पालतू पक्षी के साथ खेलते हुए, एक बूढ़े आदमी और उसकी पोती को चाय की दुकान में काम करते हुए और एक आलसी भिखारी को देखा। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और सामान्य लग रहा था, लेकिन यह बहुत सामान्य था। शांगयांग शहर फायरक्रो साम्राज्य के सभी योद्धाओं का जमावड़ा स्थान था। हालांकि युनक्सियाओ को सड़कों पर एक भी योद्धा नहीं मिला। उसने जो भी देखा वह आम लोग थे। इसके अलावा अनगिनत दिव्य इंद्रियां शहर में आगे पीछे घूम रही थीं और हर किसी की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा शाही शहर अत्यधिक तनाव की स्थिति में प्रवेश कर गया है। विभिन्न शक्तियों ने अपनी गतिविधियां न्यूनतम कर दी, लेकिन खुफिया कार्य पूरी क्षमता से किया। युनक्सियाओ ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने अपनी दिव्य भावना को नियंत्रित कर लिया था, और भले ही फायरक्रो साम्राज्य में कुछ लोग थे जो उसके माध्यम से देख सकते थे, वे उन लोगों में से नहीं थे जिन्हें लोगों की निगरानी के लिए भेजा गया था। इसलिए वह एक अमीर युवा गुरु की तरह सीधे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ओर बढ़ गया, जो औषधीय गोलियां या रहस्यवादी हथियार मांगने वाला था। फायरक्रोज अल्केमिस्ट एसोसिएशन एक तीसरी श्रेणी की शाखा थी और इसकी अध्यक्षता छठी श्रेणी की अल्केमी ग्रैंडमास्टर द्वारा की जाती थी। इसकी ताकत तियानशुई की शाखा से कहीं अधिक थी। तियानशुई के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक तृतीय स्तरीय कीमियागर पहले से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वही कीमियागर यहाँ कोई नहीं होगा। सड़कों पर कोई योद्धा नहीं था और यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन का मुख्य दरवाजा भी लगभग सुनसान था, जहाँ कभी कभार एक या दो आगंतुक आते जाते थे। हैरान होकर युनक्सियाओ अंदर चला गया और यह देखकर तुरंत चौंक गया कि यह कितना शांत था। अगर उसने एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की को सामने की मेज पर कुछ लिखते हुए नहीं देखा होता, तो उसने सोचा होता कि वह एक प्रेतवाधित हवेली में प्रवेश कर गया है। यह है। अपने बगल के बड़े हॉल पर एक नजर डालने से उसे समझ आ गया कि क्या हुआ था। यह लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। हर कोई चमकती सफेद एरे डिस्क को ध्यान से देख रहा था। एक हरी तलवार का भ्रूण डिस्क के ऊपर तैर रहा था, जिसे परिष्कृत किया जा रहा था। खूबसूरत लड़की ने झट से युनक्सियाओ को एक तरफ खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, मास्टर बी कियानजिन अभी अभी तीसरी श्रेणी में आगे बढ़े हैं और वह एक व्याख्यान दे रहे हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन की परंपरा थी। जब भी कोई कीमियागर अगले स्तर पर आगे बढ़ता था, तो वह एक व्याख्यान देता था, जिसमें सभी को कीमिया के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और इसे तोड़ने के अनुभव के बारे में बताया जाता था। जब लो युनशांग एक गुरु को खोजने के लिए युनक्सियाओं को लेकर आए, तो उन्हें एक ऐसे व्याख्यान का सामना करना पड़ा जो जिया रोंग द्वारा दिया गया था। युनक्सियाओं को लगा कि लड़की के होंठ लगभग उसके कान को छू रहे थे और उसकी सांसें मधुर थीं। वह मुस्कुराया और बोला, सुंदर लड़की, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इतना असभ्य मत बनो। लड़की ने डांटा, लेकिन युनक्सियाओं का अध्ययन करते समय वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं दिखी। उनके कार्यक्षेत्र में तेज आंखों की एक जोड़ी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। केवल एक नजर से उसने उसे किसी कम कुलीन परिवार से एक युवा मास्टर के रूप में पहचाना, जो औषधीय गोलियां या रहस्यमय हथियार मांगने के लिए यहां आया था। युवा मास्टर, क्या आप यहां औषधीय गोलियां या रहस्यमय हथियार खरीदने आए हैं? कृपया यहां एक फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवश्यकताओं और वह पारिश्रमिक स्पष्ट रूप से बताएं जो आप भुगतान करने को तैयार हैं। मैं इसे थोड़ी देर बाद चिपकाऊंगा और देखूंगा कि क्या कोई इसे लेना चाहता है। लड़की ने फ्रंट डेस्क से एक फॉर्म निकाला और युनक्सियाओं के सामने रख दिया।
यूनक्सियाओ ने हंसते हुए एक कलम उठाया और कागज पर लिखना शुरू कर दिया। उसने झट से कागज लड़की के हाथ में दे दिया। उसने उस पर नजर डाली और फिर आश्चर्य से कहा, चौथी श्रेणी के ऊपर एक राक्षस जानवर का जहरीला खून। कीमत पर आमने सामने बातचीत की जाएगी। उसने एक बार फिर यूनक्सियाओ का अध्ययन किया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए संशयपूर्वक कहा, तो आप यहाँ सामग्री की तलाश में हैं। यह एक दुर्लभ चीज है और केवल भाग्य से ही आप कुछ पा सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत महंगा है। यदि आप यहाँ कोई कीमत नहीं लगाते हैं तो मुझे डर है कि आपके लिए इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। यूनक्सियाओ ने भी भौहें चढ़ा लीं। फायरक्रो साम्राज्य जैसी जगह में चौथे स्तर से ऊपर के राक्षस जानवर दुर्लभ थे। जहरीले खून वाले राक्षस का तो जिक्र ही नहीं। इसे ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल था। वह वास्तव में राष्ट्रपति से मिलना चाहता था, क्योंकि ऐसी दुर्लभ सामग्री के बारे में केवल एसोसिएशन के उच्च अधिकारियों को ही पता होगा। रुको, यह गंध। यूनक्सियाओ ने सूंघा, फिर संदेह से बड़े हॉल में देखा। उसे महसूस हुआ कि हल्का सा उतार चढ़ाव फैल रहा है और उसने तुरंत आवृत्ति पकड़ ली। चकित होकर उन्होंने कहा, यह लगभग आकार ले रहा है। कितना अफसोस है। क्या कहा आपने? लड़की रुकी और यूनक्सियाओ की नजरों का पीछा किया। हॉल अभी भी शांत था और हर कोई घबराहट से देख रहा था, क्योंकि बी कियानजिन ने तलवार को परिष्कृत किया था। कुछ भी असामान्य नहीं था। यह कुछ भी नहीं है। बाद में और दूर चले जाना, कहीं ऐसा न हो कि वहां विस्फोट से तुम घायल हो जाओ। मैं अंदर देखूंगा। जब वह समाप्त कर चुका तो वह मुड़ा और हॉल की ओर चल दिया। उसने अपनी आंखें सामने छोटी हरी तलवार पर टिका दी, जबकि उसके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। लड़की उसकी पीठ की ओर एकटक देखती रही और उसने जो कहा उससे वह थोड़ी भ्रमित हो गई। क्या वह पागल हो सकता है? लेकिन वह वैसा नहीं दिखता, उसने मन में सोचा। यूनक्सियाओ का फॉर्म चिपकाने के बाद वह फ्रंट डेस्क पर लौट आई और अपना काम जारी रखा। जहां तक यूनक्सियाओ ने उससे जो कहा उसने उसे दिल पर नहीं लगाया। वह अभी अभी तीसरी श्रेणी में आगे बढ़ा था और अब वह पहले से ही खुद को तीसरी श्रेणी के रहस्यवादी हथियार को परिष्कृत करने के लिए मजबूर कर रहा है। साहस प्रशंसनीय है, लेकिन अफसोस की बात है कि ताकत की कमी है। यूनक्सियाओ ने भीड़ के पीछे खड़े होकर अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं और अपना सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज ऊंची तो नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने सुनी। स्तब्ध होकर वे सभी पीछे मुड़ गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक हरा लड़का था तो उन्होंने उसे घृणा और गुस्से से देखा। फिर उन्होंने अपनी आस्तीनें झटकीं और देखना जारी रखने के लिए पीछे मुड़ गए। लड़के, तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें ताकत की कमी है? मैं देख सकता हूं कि उसका सुधार अच्छा चल रहा है और तलवार लगभग आकार ले रही है। उसकी ओर से एक चंचल स्वर गूंजा। जब आपके पास क्षमता नहीं है तो बकवास मत करो, अन्यथा यह आपके लिए परेशानी लाएगा। यूनक्सियाओ पलट गया। हॉल के पीछे एक बूढ़ा आदमी आलस्य से दीवार के सहारे झुका हुआ था और अपनी नाक को उंगली से उठाते हुए सामने की ओर देख रहा था। उसने अभी जो कुछ सुना वह इस बूढ़े व्यक्ति ने ध्वनि संचारण के साथ उसके कान में भेज दिया। आखिरकार हर कोई ध्यान से सुधार देख रहा था और जोर से बात करने से केवल घूरने और गुस्से वाली घूरने की संभावना होती थी, जैसा कि अभी उसके साथ हुआ था। जब यूनक्सियाओ की नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन वे जल्दी ही सामान्य हो गईं। फिर उसने आवाज में संदेश भेजा, हम शर्त क्यों नहीं लगाते? शर्त? बूढ़े की आंखें चमक उठीं, मानो उसकी दिलचस्पी जाग उठी हो। उसने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली अपनी नाक से बाहर निकाली और पूछा, क्या शर्त है? इस बीच उसे अंदर से थोड़ा संदेह हुआ और उसने सोचा, जब इस लड़के ने मुझे पहली बार देखा था तो इसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। क्या इसलिए कि वह मेरी ताकत को समझ सके? नहीं, यह असंभव है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यदि आप हारते हैं तो आप मेरे लिए 1 साल तक काम चलाएंगे। अगर मैं हारता हूं तो मैं भी आपके लिए 1 साल तक काम करूंगा।
यूनक्सियाओ ने शांति से कहा। 1 साल तक तुम्हारे लिए काम चलाओ। बूढ़े का शरीर तुरंत सीधा हो गया। वह भौंचक्का रह गया और बिना कुछ बोले सोच में डूब गया। क्या उसे सचमुच मेरी ताकत का पता चल गया होगा? लेकिन यह कैसे संभव है? यूनक्सियाओ की आंखों में तिरस्कार की झलक थी और उसने उपहास करते हुए कहा, क्या आप डरे हुए हैं? ठीक है, मुझे बताओ कि आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे स्वीकार करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा, फिर भी कियानजिन की ओर संदेह से देखा, जो सामने की ओर देख रहा था। कीमियागर पीला पड़ गया था और पसीने से लथपथ था, लेकिन उसकी हरकत शांत थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई समस्या होने वाली है। डरा हुआ? हाँ। चलो शर्त लगा लें कि हारने वाला विजेता के लिए 1 साल तक काम करेगा। लेकिन अगर तुम शर्त हार गए तो क्या तुम्हारे माता पिता मेरे पास आएंगे? उन्होंने देखा कि यूनक्सियाओ केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक महान मार्शल मास्टर का साधना आधार था, जिसका मतलब था कि वह किसी सामान्य परिवार का बेटा नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से एक सभ्य संप्रदाय द्वारा समर्थित था। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और उसका चेहरा तुरंत चमक उठा, जैसे उसे कोई बढ़िया सौदा मिल गया हो। अगर मेरा परिवार भी आपके पास आता है तो आपको क्यों डरना चाहिए? आप 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। आप? बूढ़ा कांप उठा और उसकी आंखें भय से फैल गईं। उन्होंने अपने ऊपर एक रहस्यवादी कला का प्रयोग किया था, जो आम लोगों को उनके साधना आधार को महसूस करने से रोकती थी। यहाँ तक कि अत्यंत प्रबल दिव्य भावना वाले लोग भी अधिक से अधिक उसके मार्शल मास्टर या महान मार्शल मास्टर के साधना आधार को समझ सकते थे। हालांकि यह 15 वर्षीय लड़का एक नज़र में 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर की अपनी ताकत बताने में कामयाब रहा। वास्तव में तुम कौन हो, लड़के? बूढ़ा आदमी अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने गहरी आवाज में पूछा। यूनक्सियाओ के अहंकारी चेहरे को देखकर उसे अचानक बहुत बुरा महसूस हुआ। हाँ हाँ, आराम से करो बूढ़े आदमी। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। यूनक्सियाओ अच्छे मूड में था। ठीक उसी तरह उसने अपने लिए एक और 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर ढूंढ लिया था। यह यानवू के लिए बहुत बड़ी मदद थी, जो अब तूफान के कगार पर थी। बूढ़े ने गुस्से में कहा, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। अभी यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। हालांकि उसने ये शब्द कहे थे, उसके दिल का आत्मविश्वास यूनक्सियाओ के होठों के कोने पर मुस्कुराहट के नीचे धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया, खासकर जब उसने भी कियानजिन के चेहरे को बदसूरत और बदसूरत होते देखा। अंततः चर्चा चर्चा बी कियानजिन ने छोटी हरी तलवार में एक और मंत्रमुग्ध मुहर भेजने के बाद यह अचानक बेहद हिंसक हो गई और एक भनभनाहट की आवाज पैदा की, जिससे सभी के सिर और कान बज गए। देखते ही देखते बूढ़े का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। यहाँ तक कि वह, जो कीमिया का एक आम आदमी था, यह समझ सकता था कि तलवार से निकलने वाली आभा बेहद अस्थिर और हिंसक थी। भयभीत होकर सभी कीमियागरों और प्रशिक्षुओं के चेहरे उतर गए। यह एक कलाकृति विस्फोट की प्रस्तावना थी। उनमें से कई लोगों ने पहले इसका अनुभव किया था, लेकिन वे सभी सामान्य रहस्यवादी हथियारों के विस्फोट थे, इसलिए क्षति सीमित थी। लेकिन अब यह तीसरे दर्जे का रहस्यवादी हथियार था, और वह भी इतने सीमित स्थान में। यदि यह विस्फोट हो गया तो परिणाम कल्पना से परे होंगे। हॉल के पीछे कुछ कीमियागरों ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और यूनक्सियाओ को घूरने लगे, जो शांत था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके सिर सवालों से भर गए, सोच रहे थे कि इस युवक को कैसे पता चला कि यह विस्फोट होने वाला है, और उसे यह इतनी जल्दी कैसे पता चला। डोंट पैनिक ब्रदर कियानजिन। कंटिन्यू द रिफाइनमेंट। एज लॉन्ग एज इट टेक्स शेप, यू कैन सप्रेस द वायलेंट पावर। आई विल गिव यू अ हैंड। एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ से बाहर कूद गया। जैसे ही उसने कुछ जादू की मुहरें भेजीं, उसने छोटी हरी तलवार को एक पल में स्थिर कर दिया, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ गई। यह एरे डिस्क पर लगातार घूमता रहा और भनभनाहट का शोर भी नियंत्रण में आ गया। अध्याय 176 विस्फोट। सभी ने राहत की गहरी सांस ली।
लेकिन फिर उनकी आंखें चमक उठीं। शोधन प्रक्रिया के दौरान एक हिंसक रहस्यवादी हथियार को बचाना और भी दुर्लभ था, और वे सभी देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लेते थे। उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ चूक न जाएं। बी कियानजिन का चेहरा खिल उठा और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि भाई झांग हुआ की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक विनम्र मुस्कान के साथ झांग हुआ ने कहा, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं भाई कियानजिन। अब बातचीत करने का समय नहीं है। हालांकि मैंने अपनी आत्मा की शक्ति से तलवार को जबरन दबा दिया है, लेकिन इसमें राहत का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। आइए इसमें हिंसक शक्ति को स्थिर करने के लिए परिवर्तन तकनीक का एक साथ उपयोग करें। केवल तभी हम इसके आकार को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, बी कियानजिन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि उसने कुछ ताकत हासिल कर ली है, इसलिए उसने परिवर्तन तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। दोनों व्यक्तियों ने लगभग समान मंत्रोच्चारण इशारों का प्रदर्शन किया, सरणी के ऊपर तलवार में विभिन्न जटिल हाथ की मुहरें भेजी, जैसे कि वे जबरन इसके आकार को परिष्कृत और ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर बूढ़े व्यक्ति ने राहत की लंबी सांस ली। उन्होंने हंसते हुए यूनक्सियाओ को विजी दृष्टि से देखा और कहा, हाँ हाँ, क्या कथानक में मोड़ है? हाँ हाँ, एक कथानक में मोड़। यूनक्सियाओ मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में इसकी हिंसक शक्ति को केवल कुछ साधारण हाथ की मुहरों से नकारा जा सकता है और फिर शोधन जारी रखा जा सकता है। हालांकि उस मूर्ख ने अपनी आत्मिक शक्ति से तलवार को जबरन दबा दिया और अब उन्होंने परिवर्तन तकनीक का उपयोग करने के लिए हाथ भी मिला लिया है। 10 सांसों में रहस्यवादी हथियार अब की तुलना में कई गुना अधिक हिंसक शक्ति के साथ विस्फोट करेगा। यूनक्सियाओ के साहसी चेहरे और उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज ने बूढ़े व्यक्ति को एक विराम दिया और उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। हालांकि उसे इस बारे में कुछ संदेह था, लेकिन वह पहले से ही यूनक्सियाओ की दिव्य भावना और निर्णय की ताकत से गहराई से आश्वस्त था। चिंतित महसूस करते हुए उसने हॉल के सामने की ओर देखा और अपने दिल में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा गलत था। यूनक्सियाओ ने वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग किए बिना खुले तौर पर ऐसा कहा था, और उसके शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और सभी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण खर्राटों और क्रोधित शापों को आकर्षित किया। हालांकि जिन कीमियागरों ने उसे पहले सुना था वे चिंतित और सशंकित थे। एक क्रोधित शापों और निगाहों पर कोई ध्यान न देते हुए उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिए और इत्मीनान से गिनना शुरू करते हुए छोटी तलवार को उदासीनता से देखने लगा। 2, 3, 4। उनकी बेलगाम गिनती ने तुरंत ही सामान्य क्रोध को भड़का दिया। एक दूसरे दर्जे का कीमियागर खड़ा हुआ और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, तुम कौन हो लड़के? तुम तीसरे दर्जे के कीमियागर के शोधन के बारे में निराधार टिप्पणी कैसे कर सकते हो? तुम्हारे परिवार के वरिष्ठ कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने यूनक्सियाओ की ओर देखा। वह यह भी जानना चाहता था कि इस लड़के के परिवार में वरिष्ठ कौन हैं। लेकिन यूनक्सियाओ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस गिनना जारी रखा जैसे कि आसपास कोई अन्य लोग नहीं थे। 5। उनके व्यवहार से भीड़ तुरंत नाराज हो गई और कई लोग उन्हें डांटने के लिए खड़े हो गए। यह किसका बेटा है? इसे अभी यहां से बाहर फेंको। उसे बाहर फेंक दो। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम उसे कैद में रखें और उसके वरिष्ठ के आने और उसे फिरौती देने का इंतजार करें। हाँ, मुझे ऐसा करने दो, मैं उसे अपने घर में रखूंगा। भाई जिमेन, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। आप लड़कों से छेड़छाड़ करने के लिए जाने जाते हैं। भाई शांदगुआन, आपने जो कहा वह गलत है। मैं सिर्फ रोमांटिक हूं, लेकिन अश्लील नहीं। यूनक्सियाओ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 6। यहां तक कि जब उनकी आवाज फीकी पड़ गई, बी कियानजिन और झांग हुआ के चेहरे एक ही समय में गिर गए, जैसे कि उन्हें कुछ अविश्वसनीय मिल गया हो, और उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। कैसे? ऐसा क्यों हो रहा है? एक पल के लिए झांग हुआ स्तब्ध रह गया और वह छोटी हरी तलवार को एकटक देखता रहा। रहस्यवादी हथियार पर एक हिंसक आभा धीरे धीरे उभर रही थी, जो और भी मजबूत होती जा रही थी,
और उनकी आत्मिक शक्ति का दमन पूरी तरह से बेकार हो गया था। उसे गिरफ्तार करो, इस लड़के को गिरफ्तार करो जो लोगों को धोखा देने के लिए भ्रम फैलाता है। शांगगुआन नामक कीमियागर अपने होठों को चाटते हुए उत्साहित दिख रहा था और भीड़ से बाहर यूनक्सियाओं की ओर दौड़ा। 7 यूनक्सियाओं के होठों के कोने पर मुस्कुराहट का एक संकेत दिखाई दिया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। बूढ़ा चौंका जब उसने झांग हुआ और बी कियानजिन के हाव भाव में बदलाव देखा, तो उसे पता चल गया कि वह शर्त हार रहा है। वह अपने दिल में तूफान उठाए हुए सदमे में यूनक्सियाओं की ओर देखने लगा। हॉल के सामने 2 तृतीय स्तरीय कीमियागर थे और फिर भी वे एक साथ मिलकर तृतीय स्तरीय तलवार के भ्रूण को दबाने में विफल रहे थे। और यूनक्सियाओं को इसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला? जैसे ही शांगगुआन यूनक्सियाओं के सामने पहुंचा, झांग हुआ अचानक दहाड़ने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने सभी को हिलाकर रख दिया और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। भागो, तलवार का भ्रूण फटने वाला है। क्या भीड़ स्तब्ध थी और सभी ने यूनक्सियाओं को भयभीत दृष्टि से देखा। थोड़ी देर के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर लोग बाहर निकलने की ओर पागलों की तरह दौड़ने लगे, दूसरों को धक्का देने लगे और उनके ऊपर से निकलने लगे। हर जगह से श्राप और चीखें सुनाई दे रही थीं। हर कोई रुकता है और दूसरे स्तर के कीमियागरों को पहले जाने देता है। पहले मेरे गधे, अगर तुमने मुझे एक बार और धक्का दिया तो मैं तुम्हें यहीं और अभी अपाहिज बना दूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। चूंकि शांगगुआन सबसे आगे था, पीछे से दौड़ रहे लोगों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर पर अनगिनत पैर पड़े और वह पूरी तरह से चुप होने से पहले कई बार चिल्लाया। कोई नहीं जानता था कि वह अब भी जीवित हैं या नहीं। 8 यूनक्सियाओं ने धीरे से घोषणा की। फिर उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा जिसका चेहरा राख हो गया था और मुस्कुराते हुए कहा, वह कैसे? क्या अब आप आश्वस्त हैं? तलवार से आने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए और बी कियानजिन और झांग हुआ के घबराए हुए भावों को देखकर बूढ़े व्यक्ति को पता था कि वे अब स्थिति को बचाने में असमर्थ हैं। उसने निराश दृष्टि से आह भरते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह विस्फोट होने वाला है? यह अच्छा है कि आपने हार स्वीकार कर ली। यूनक्सियाओ हंसा, फिर भीड़ को चीरता हुआ आगे की ओर चला गया। अभी भी 2 सांसें बाकी हैं और तलवार वास्तव में बचाई जा सकती है, उसकी धीमी आवाज सुनाई दी। झांग हुआ हिंसक तलवार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागने का अधिक समय मिल गया। जब उसने यूनक्सियाओं को शांति से चलते देखा तो वह सदमे में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह विस्फोट होने वाला है, लेकिन तलवार के भ्रूण की संरचना अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और हम स्थिति को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तीसरे स्तर के रहस्यवादी हथियार का विस्फोट तुम्हें मार डालेगा। अभी जाओ। यूनक्सियाओं ने उन्हें स्वीकृति देते हुए देखा और कहा, निडरता से खतरे का सामना करना और अपने जीवन के साथ दूसरों के लिए समय निकालना। TSK, हालांकि कीमिया में आपका कौशल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास एक उत्कृष्ट नैतिक गुण है। झांग हुआ और बी कियानजिन की स्तब्ध निगाहों के तहत यूनक्सियाओं ने एरे डिस्क को हल्के से थपथपाया, जिससे प्रकाश की एक किरण उसमें से उठी और हरे तलवार के भ्रूण को ढक दिया। दोनों आदमी सहम गए। फिर झांग हुआ ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, इसे रोको। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह यह थी कि जिस आत्मिक शक्ति का उपयोग उन्होंने तलवार के भ्रूण को दबाने के लिए किया था, उसे एक अन्य आत्मिक शक्ति ने पीछे धकेल दिया था। यह पागलपन है। आप, झांग हुआ ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि तलवार की हिंसक आभा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हालांकि यह अभी भी बेहद जंगली था, आवृत्ति धीरे धीरे लयबद्ध हो गई। यह है। दोनों व्यक्तियों की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे वहां खड़े थे और खाली चेहरों के साथ देख रहे थे। यूनक्सियाओ पहले से ही आगे बढ़ रहा था। वह जहां खड़ा था, उसके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए थे। उसके ऊपरी शरीर में हरकतें धुंधली हो रही थीं
और उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि हर कोई चौंक गया। मंत्रमुग्ध मुहरें उसकी हथेलियों से बिना रुके एक के बाद एक उछलती रहीं, जैसे किसी बड़ी नदी में तेज गति से बहता पानी सरणी डिस्क के ऊपर से हवा में बह रहा हो और छोटी हरी तलवार को ढक रहा हो। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक झटका सा आ गया जब वह यूनक्सियाओं की स्वप्न जैसी हरकतों को अविश्वसनीय रूप से देखने लगा। वे बिजली और हवा की तरह तेज थे, और उस तरह की जटिल गति और कुछ कुशल युद्धाभ्यास किसी भी तरह से सामान्य नौसिखिया नहीं कर सकते थे। केवल समृद्ध अनुभव वाला एक अनुभवी कीमियागर ही इन्हें इतनी सहजता और लापरवाही से निष्पादित कर सकता है। 10 सांसें बीत गईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। बूढ़े ने सोचा। हालांकि वह तलवार के भ्रूण को नहीं देख सका, लेकिन उसने महसूस किया कि इससे निकलने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव शांत हो गया है। यह ऐसा था जैसे उबलते पानी का एक बर्तन अचानक नरम हो गया हो। बूढ़ा निराश लग रहा था। उसने यह नहीं सोचा था कि वह एक अजनबी लड़के से हार जाएगी, लेकिन उसकी आंखें अचानक चमक उठीं मानो वह बहुत उत्साहित हो। इस बीच विस्फोट को सुने बिना कुछ देर तक इंतजार करने के बाद कुछ साहसी कीमियागरों ने अपने युद्ध सूट पहने और यह पता लगाने के लिए ध्यान से हॉल में वापस चले गए कि क्या हुआ था। डरपोक लोग उत्सुकता से उनके बाहर आने और रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। यह ऐसा था मानो अंदर जाने वाला हर कीमियागर गायब हो गया हो। क्या हुआ? अंदर क्या चल रहा है? इतनी देर बाद विस्फोट क्यों नहीं हुआ? मुझे लगा कि उसने 10 बार कहा है। जो लोग अंदर गए थे उनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। कभी कभी कोई साहस जुटाकर अंदर चला जाता था, लेकिन वे भी फिर कभी बाहर नहीं आते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार से एक पौराणिक तलवार की आत्मा उत्पन्न हुई और अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निगल लिया गया? मेरे गधे को खा जाओ। ऐसा कहा जाता है कि 9वें स्तर से परे केवल एक रहस्यमय हथियार ही एक कृत्रिम भावना पैदा कर सकता है। फिर मुझे बताओ क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? ओह ठीक है जो फैन, अंदर जाओ और देखो। सभी की निगाहें फ्रंट डेस्क पर काम करने वाली खूबसूरत लड़की पर टिक गईं। वह अभी अभी सबके साथ बाहर भागी थी और वह अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। जब किसी ने उसे हाथ से धक्का दिया तो वह घबराकर उछल पड़ी और बोली, मैं तो बस एक लड़की हूँ, अकेले अंदर जाना मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। आप सिर्फ एक साधारण लड़की हैं, इसलिए आपके लिए कोई खतरा नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि हम महान कीमियागर जोखिम उठाएं? अगर हम में से किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? भाई शांगगुआन सही हैं। भाई शांगगुआन, आप अभी भी जीवित हैं। फूकर, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मुझे अभी कम से कम 100 बार रौंदा गया है। मेरे साथ ऐसा किसने किया? कोफ कोफ चलो अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि अंदर क्या चल रहा है। जो फैन, यहां हम में से प्रत्येक आपसे कम 10,000 गुना अधिक महान है। यदि आप अंदर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अभी जाओ और हमारा समय बर्बाद मत करो। हाँ, यहां हम दर्जनों लोग हैं। यदि आप सिर्फ 1 मिनट बर्बाद करते हैं तो आप हमारा कम से कम आधा घंटा बर्बाद करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कीमियागरों के लिए आधा घंटा कितना कीमती है? आप किस बारे में रो रहे हैं? दयनीय होने का नाटक मत करो। जल्दी से अंदर जाओ। किसी ने जियो फैन को पीछे से धक्का दिया और उसे जबरन इमारत में ले गया। उसने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं और उसका चेहरा शिकायत और भय के आंसुओं से ढका हुआ था। वह जानती थी कि वह उन कीमियागरों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने होंठ चबाए और बड़े हॉल की ओर सावधानी से चली। अध्याय 177 व्याख्यान जारी है। जियो फैन सावधानी से महान हॉल की ओर चला गया। अंदर से एक युवा आवाज आई जो कुछ बात करती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी।
कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभर आया जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह युवक जिसका नाम ली यूनक्सियाओ था, सामने आत्मविश्वास और संयम के साथ बात कर रहा था, जबकि कीमियागरों का समूह जो उससे पहले आया था विनम्रतापूर्वक नीचे बैठा था और ध्यान से सुन रहा था। यहाँ तक कि मास्टर झांग हुआ और मास्टर बी कियानजिन भी उनके चेहरे पर प्यास और भूख के भाव के साथ बैठे थे। छोटी हरी तलवार जिसके फटने की आशंका थी, न केवल पूरी तरह से बरकरार थी बल्कि पूरी तरह से परिष्कृत लग रही थी और कलम की तरह यूनक्सियाओं की उंगलियों के बीच आगे पीछे घूम रही थी। अब क्या कुछ और है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? जैसे ही यूनक्सियाओं ने यह कहा, उसकी नजर बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। झांग हुआ ने जोर से निगल लिया और सम्मानपूर्वक पूछा, मास्टर, मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि हिंसक आभा को दबाने के लिए हाथ मिलाने के बाद इसका हम पर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ा। यह वास्तव में बहुत सरल है, यूनक्सियाओ ने कहा और उसने तलवार को खिलौने की तरह मेज पर फेंक दिया और अपने पैरों को क्रॉस करके एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्या आपके पास पानी है? आह! पानी! झांग हुआ एक पल के लिए रुका, फिर उसने जियोफैंग को देखा जो वापस बाहर जाकर दूसरों को रिपोर्ट करने वाली थी कि उसने क्या देखा। जियोफैंग, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जल्दी से पुकारा। इस मास्टर के लिए थोड़ा पानी लाओ। इसके बारे में जल्दी करो। क्या तुम वहां रेंग रहे हो? जल्दी करो। फुकर, आप आमतौर पर काफी फुर्तीले होते हैं, लेकिन अब आप इतने धीमे क्यों हैं? मास्टर को अपने पानी के लिए इंतजार न करने दें। आपने पहले से पानी तैयार क्यों नहीं किया? आप अब यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, है ना? कीमियागरों का समूह जो व्याख्यान में तल्लीन थे, जियोफैंग की ओर देखने लगे और उसे डांटने लगे। उनमें से कुछ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसे नौकरी से बर्खास्त करने के लिए भी चिल्लाया। डर से कांपते हुए उसने एक कप पानी लिया और लगभग फूट फूट कर रोने लगी। माँ मास्टर, कृपया एक कप पानी लीजिए। जैसे ही वह झुकी और जाने के लिए तैयार हुई, उसने यूनक्सियाओं के सामने एक कप पानी रखा। बाहर कीमियागरों का एक समूह अभी भी उसका इंतजार कर रहा था और वह उनमें से एक को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो। शायद मास्टर के पास बाद में तुम्हारे लिए अन्य आदेश हो। झांग हुआ ने भौहें चढ़ा लीं और उसकी ओर घूरकर देखा, मानो वह उससे बहुत असंतुष्ट हो। जियोफैंग स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी या कह सकती थी। इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक और कदम बढ़ाने की हिम्मत न करते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। यूनक्सियाओ ने सब कुछ देखा। अपनी आंखों में मुस्कुराहट के साथ उसने पानी का एक घूंट लिया और मेज पर थपकी देते हुए उसका चेहरा काला पड़ गया और बोला, यह किस तरह का रवैया है? इससे झांग हुआ और अन्य लोग तुरंत चौंक गए। किसी को नहीं पता था कि वह अचानक गुस्से में क्यों आ गया और वे सभी चिंतित दृष्टि से देखने लगे। यंग सियाओ पॉइंटेड एट एक्साइओ फैंग एंड सेड, I can't believe you all have the heart to scold such a beautiful girl in loud voices and order her to do things like she is a maid, and yet someone even shouted her to be dismissed from her job. I really doubt whether you are alchemists or not. As a qualified alchemist, one must first have a compassionate heart. Do you have it? I can't imagine how you will treat common people when you've treated a beautiful girl so badly. None of you कीमियागर बनने के योग्य। आह! यह! हर कोई स्तब्ध रह गया। बी कियानजिन होश में वापस आने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने जल्दी से जियोफैंग की ओर हाथ हिलाया और कहा, आओ और यहाँ बैठो, जियोफैंग। हम वास्तव में अतीत में तुम्हारे प्रति बहुत कठोर थे, मास्टर सही हैं। एक कीमियागर अभी भी एक कीमियागर कैसे हो सकता है जब उसके पास दयालु हृदय नहीं है? उन्होंने एक भंडारण बैग निकाला और उसे बढ़ाते हुए प्यार से कहा, मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं हैं। एसोसिएशन से मुआवजे के रूप में पहले इन 100 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल पत्थरों को ले लो। आह! 100 औसत दर्जे के आदिकालीन पत्थर! जियोफैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनका मूल्य कितने सोने के सिक्के थे?
उसे लगा कि उसके सिर ने काम करना बंद कर दिया है और वह अब गणना नहीं कर सकती। इस बीच झांग हुआ ने कहा, मास्टर के शब्दों ने मुझे भी प्रबुद्ध किया है। मैं जियो फैंग के लिए वेतन वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। हाँ, मुझे बस याद है, जियो फैंग वर्षों से यहाँ काम कर रही है, लेकिन उसे कभी वेतन वृद्धि नहीं मिली है ना? स्वर्ग। हम अतीत में बहुत स्वार्थी और अमानवीय थे। हमने केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन दूसरों की कठिनाइयों की कभी परवाह नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने वर्षों तक कीमिया में कोई प्रगति नहीं की है। यह पता चला है कि हमारे पास दयालु हृदय की कमी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए हम हस्ताक्षर इकट्ठा करें और एसोसिएशन से जियो फैंग को कम से कम 10 गुना वेतन वृद्धि देने की मांग करें। 10 गुना। पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा अत्यधिक हद तक जारी की गई है। मैं कहता हूं कि हमें उसे कम से कम 100 गुना बढ़ाने की जरूरत है। यह सही है, झांग हुआ ने गंभीरता से कहा। यह कम से कम 100 गुना वृद्धि होनी चाहिए। हम इसके बाद शाखा के उपाध्यक्ष को इसका प्रस्ताव देंगे। यदि वृद्धि इस संख्या को पूरा नहीं करती है, तो हम अपना पैसा लगाएंगे। हाँ, चलो यह करते हैं। हर कीमियागर सहमति में चिल्लाया, मानो उन्हें आम लोगों की वेतन प्रणाली के बारे में एसोसिएशन के साथ अचानक बहुत अधिक दुश्मनी हो गई हो। जियो फैंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिमाग पूरी तरह से डर गया था, जिससे उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक सपने में थी, क्योंकि वह अपने आसपास के सभी संबंधित शब्दों को सुन रही थी। नहीं, मैं वास्तव में एक सपने में हूँ। अचानक वर्षों से उसने जो गलतियां झेली थीं, वे सभी वापस उसके सामने आ गईं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते हुए उसने कृतज्ञतापूर्वक यूनक्सियाओ की ओर देखा। यूनक्सियाओ ने ताली बजाते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, आपके प्रदर्शन के आधार पर आप निराश नहीं हैं। चलिए जारी रखते हैं। अभी हम कहाँ थे? झांग हुआ ने जल्दबाजी और सावधानी से कहा, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हिंसक आभा को दबाने के लिए हाथ मिलाने के बाद इसका हम पर उल्टा प्रभाव क्यों पड़ा। पूरा विशाल हॉल एक बार फिर शांत हो गया। बूढ़ा आदमी पिछली पंक्ति में पैर मोड़कर बैठ गया। जब उसने इन कीमियागरों को इतनी विनम्रता से व्यवहार करते देखा, तो उसे अजीब और खुशी महसूस हुई। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये अहंकारी, नकचढ़े, लेकिन अक्षम कीमियागर इस तरह दिखेंगे। कुछ नीच लोगों की तरह किसी को चूस रहे होंगे। धत तेरी की! आपकी अहंकार और गरिमा की भावना कहाँ है? फूक! उसने उनमें से प्रत्येक को अपने हृदय में एक मध्यमा उंगली दी। लेकिन साथ ही वह इस बात से पूरी तरह परिचित था कि इन कीमियागरों के ऐसा व्यवहार करने का कारण यह था कि वे लड़के की ताकत और ज्ञान से पूरी तरह आश्वस्त थे। उदाहरण के लिए, मार्शल ग्रैंड मास्टर और मार्शल सम्राट सभी ऊंचे व्यक्ति थे, लेकिन अगर उनके सामने कोई मार्शल सुप्रीम या मार्शल सॉवरेन होता, तो वे भी कुछ नौकरों की तरह सावधानी से एक तरफ इंतजार करते थे। इसने बूढ़े व्यक्ति के हृदय को जिज्ञासा से भर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन सी शक्ति ऐसे युवा कीमियागर को तैयार कर सकती है जो तीसरे स्तर के कीमियागरों को भी मना सके। फिर यह लड़का किस स्तर का है? लानत है, वह केवल 15 वर्ष का है और वह एक सितारा महान मार्शल मास्टर भी है। फायरक्रो एम्पायर में ऐसी प्रतिभा कब से प्रकट हुई? वह कीमिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह केवल अनुमान ही लगा सकता था। इस बीच उनके सामने मौजूद हर कीमियागर ने व्याख्यान को ध्यान से सुना, किसी और चीज के बारे में सोचने या यहाँ तक कि बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। अपने आंसू पोंछने के बाद जियो फैंग ध्यान से एक तरफ बैठ गई और आदेशों का इंतजार करने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युवक कौन था, वह जानती थी कि अब उसकी वजह से उसके साथ बिल्कुल अलग व्यवहार किया जाएगा। कीमियागर ठंडे और उदासीन थे, लेकिन उन्हें खुद पर गर्व था, इसलिए वे अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते थे। इसके अलावा 100 गुना वेतन वृद्धि इन अमीर लोगों के लिए कुछ भी नहीं थी। वास्तव में यह बहुत सरल है। मैंने आपको अभी बताया है कि शोधन विफल होने का कारण स्टिल कॉपर स्टोन का अत्यधिक उच्च अनुपात है। क्योंकि मास्टर बी
मास्टर कृपया मुझे जियोबी या जियोजिन कहें, लेकिन मुझे मास्टर न कहें। मैं इसके लायक नहीं हूं, बी कियानजिन ने जल्दी से हस्तक्षेप किया। ओह, क्योंकि जियोबी अभी अभी तीसरी श्रेणी में आगे बढ़ा था और उसकी खेती का आधार अभी तक स्थिर नहीं है, उसने सफलता दर बढ़ाने के लिए तीसरी श्रेणी की सामग्री का अत्यधिक अनुपात में उपयोग किया, यह विश्वास करते हुए कि यह सफलता की संभावना में सुधार कर सकता है। यह एक आत्मघाती कदम है। आप तीसरी श्रेणी की सामग्रियों के उच्च अनुपात को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जब आप कम अनुपात को भी नियंत्रित नहीं कर सकते? परिणामस्वरूप शोधन प्रक्रिया के दौरान इसने सामग्रियों की संरचना को बहुत नष्ट कर दिया, जिससे मुख्य अस्थिरता पैदा हो गई। जैसे ही मैं दरवाजे से गुजरा, मुझे लगा कि अगर आप जारी रखेंगे तो नुकसान और बढ़ जाएगा, और जियोबी की ताकत के साथ वह इसे कभी नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने इस खूबसूरत लड़की को और दूर जाने के लिए कहा, कहीं ऐसा न हो कि विस्फोट से उसे चोट लग जाए। जियो फैन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। अपने दिल में उसने इतनी अज्ञानी लड़की होने और यूंगसियाओं को पागल समझने के लिए खुद को डांटा। सभी कीमियागर इतने सदमे में थे कि वे अवाक रह गए। वह कलाकृतियों से आने वाली ऊर्जा तरंगों के माध्यम से इतनी अच्छी डिग्री तक समझ सकता है। स्वर्ग, यह मास्टर किस स्तर का है? सिद्धांत वही है जब आपने बाद में आत्मिक शक्ति से इसे दबाने के लिए हाथ मिलाया था। हाँ, आपकी संयुक्त आत्मशक्ति हिंसक आभा को दबाने के लिए काफी मजबूत है, लेकिन इसने संरचना को और भी नष्ट कर दिया। जब तक आप सामग्रियों के स्तर से आगे नहीं जा सकते और इन संरचनाओं को पूरी तरह से दबा नहीं सकते, नियंत्रण खोने पर वे और भी अधिक हिंसक रूप से विस्फोट करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्टील कॉपर स्टोन इस छोटी तलवार में एकमात्र तृतीय स्तरीय सामग्री नहीं है। हिंसक आभा को दबाने के आपके ठोस प्रयासों से कम 10 सामग्रियां नष्ट हो गई थीं, इसलिए एक विस्फोट हुआ था अपरिहार्य। हर किसी की दृष्टि प्रबुद्ध थी। कीमियागर उन लोगों का एक समूह था जो अपने जीवन की कीमत पर दांव की तलाश करते थे, क्योंकि उनमें से कई शोधन प्रक्रिया के दौरान विस्फोटों से मारे गए थे। सीखे गए नए सिद्धांत और अर्जित अनुभव का मतलब जीवित रहने की अधिक संभावना है। इसलिए वे बहुत आभारी थे क्योंकि उन्होंने यूनक्सियाओं द्वारा सिखाए गए ज्ञान को आत्मसात और पचा लिया। पीछे वाला बूढ़ा अब इसे सहन नहीं कर सका। फिर आपने हिंसक आभा को कैसे दबा दिया? मुझे यह मत बताएं कि आपकी आत्मिक शक्ति इन सामग्रियों में निहित शक्ति को पूरी तरह से दबाने के लिए काफी मजबूत है। यूनक्सियाओं ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और विजयी भाव से समझाया, बाढ़ नियंत्रण में मूल सिद्धांत ड्रेजिंग होना चाहिए, न कि अवरुद्ध करना, और यह वही सिद्धांत है जिसे मैंने यहाँ लागू किया है। जबकि मैंने विभिन्न मंत्रमुग्ध इशारों के साथ हिंसक आभा को फैलाया, मैं लगातार सामग्रियों में क्षतिग्रस्त संरचना को ठीक कर रहा था। विस्फोट के जोखिम को पूरी तरह से हल करने के बाद मैंने तलवार के आकार को ठीक करने का अवसर लिया। क्षतिग्रस्त सामग्रियों की मरम्मत की जा सकती है? सभी कीमियागर अचंभित हो गए, क्योंकि यह पहले से ही उनके ज्ञान से परे था। अध्याय 178 डुआन यू। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। एक कीमियागर ने सावधानी से अपना संदेह उठाया, शोधन एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, तो क्षतिग्रस्त सामग्रियों की मरम्मत कैसे की जा सकती है? बेशक उनकी मरम्मत की जा सकती है। यूनक्सियाओं ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोला, स्वर्गीय मार्शल, महाद्वीप पर संसाधन कम होते जा रहे हैं। यदि हर कीमियागर आपकी तरह ही बेकार है, जो भी क्षतिग्रस्त है उसे फेंक देता है, तो हमारे पास जल्द ही सामग्री खत्म हो जाएगी, विशेष रूप से 7वीं, 8वीं और 9वीं स्तर की सामग्री, जो बेहद दुर्लभ हैं। यदि एक क्षतिग्रस्त रहस्यवादी कलाकृतियों की मरम्मत की जा सकती है, तो क्षतिग्रस्त सामग्रियों की भी मरम्मत की जा सकती है। कुंजी यह है कि आपको सामग्री की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। संरचना वास्तव में शोधन अपघटन और पुनर्संयोजन की एक प्रक्रिया है, और एक बार शोधन प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त संरचनाओं की उचित मंत्रमुग्ध मुहरों के साथ मरम्मत की जाती है, तो उन्हें फिर से सामान्य शोधन चरणों में शामिल किया जा सकता है और प्रभाव कम नहीं होगा। उनकी बातों ने सभी को सोच में डाल दिया।
सिद्धांत रूप में यह काम करता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन व्यवहार में इसके लिए भयानक रूप से अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता होगी। और जब उन्होंने उन जटिल मंत्रों के बारे में सोचा जिनका उसने अभी उपयोग किया था और कितनी तेजी से उसने उन्हें निष्पादित किया था, तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये कीमियागर, जो फायरक्रो साम्राज्य में प्रसिद्ध थे और खुद पर गर्व करते थे, ने पहली बार पता लगाया कि शोधन की प्रक्रिया को इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रित किया जा सकता है। उनके लिए यह न केवल सामान्य ज्ञान का उल्लंघन था, बल्कि उनके दिमाग पर एक झटका और उनके द्वारा सीखे गए सिद्धांत में तोड़फोड़ भी थी। मास्टर, मेरे पास एक प्रश्न है जो मुझे वर्षों से परेशान कर रहा है। जब भी मैं जलने के चरण के दौरान तीसरे स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा होता हूं। मास्टर, हर बार जब मैं किसी सरणी का उपयोग कर रहा होता हूं तो मुझे हमेशा लगता है। मास्टर, जब मैं कच्चा अयस्क निकाल रहा होता हूं तो मैं हमेशा। एक पल के लिए सभी ने ऐसे प्रश्न पूछे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर उनकी आवाज पर्याप्त तेज नहीं होगी तो मास्टर उन्हें नहीं सुन पाएंगे। सभी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यदि वे यह अवसर चूक गए तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें उत्तर कब मिलेंगे। जल्द ही पूरा विशाल हॉल तेज आवाजों में डूब गया। ठीक है, यह काफी है। यूनक्सियाओं ने अपने हाथ लहराए और चिल्लाया, चुप रहो तुम सब। उसकी दहाड़ ने तुरंत सभी के मुंह बंद कर दिए। लेकिन सभी के चेहरे अब भी लाल थे, आंखों में उत्साह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो रहा था। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने उसे देखा वह श्रद्धा से भरा था। यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे कौन समझते हैं? कोई है जो आपके सभी सवालों का मुफ्त में जवाब दे सकता है? मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूं। उनके शब्दों ने तुरंत सभी को व्यथित और निराश कर दिया। वह सही है। वह हम सभी से कहीं बेहतर कीमिया गुरु है और हम पहले से ही इतने भाग्यशाली थे कि उसने अभी हमें कुछ सिखाया है। हमें उनसे अपने सवालों का जवाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूं। अपने प्रश्न लिखें और उन्हें इस खूबसूरत लड़की को दें। यूनक्सियाओं ने जियो फैन की ओर इशारा किया। आप में से प्रत्येक 3 से अधिक प्रश्न प्रस्तुत नहीं कर सकता है और मैं कुल मिलाकर केवल 50 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुस्कुराते हुए वह जियो फैन की ओर मुड़ा, जो मुंह फुला रहा था, और कहा, सुंदर लड़की, तुम 50 प्रश्नों का चयन और व्यवस्थित करोगी। तुम तय करोगी कि किसके प्रश्न मुझे सौंपे जाने हैं, और जो तुम्हें पसंद नहीं हैं, उन्हें अनदेखा कर दो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे प्रश्न प्राप्त करने के लिए किसी को भेजूंगा और फिर मैं उन सभी का एक साथ उत्तर दूंगा। आह! जियो फैन पूरी तरह से गूंगा हो गया था। यह उसे प्रश्नों को पूरी तरह से चुनने का अधिकार देने के समान था, और यदि ये कीमियागर चाहते थे कि उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तो उन्हें उसका पक्ष लेने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। सभी की निगाहें एक ही समय में जियो फैन की ओर मुड़ गईं, जो भूखे भेड़ियों और बाघों की तरह चमक रही थीं। इस बीच बड़े हॉल में माहौल तनावपूर्ण हो गया और सन्नाटा छा गया, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। वे उस पर इतने केंद्रित थे कि यूनक्सियाओं के चले जाने पर किसी को ध्यान नहीं आया। टकराना। अचानक दरवाजा लात मारकर खोला गया। जब बाहर इंतजार कर रहे कीमियागरों के समूह ने यूनक्सियाओं को इत्मीनान से बाहर निकलते देखा, तो उन्हें पता चला कि यह अंदर सुरक्षित है, और वे तुरंत दरवाजे से अंदर चले गए। जब उन्होंने देखा कि हर कोई ठीक था और जियो फैन के आसपास जमा था, तो उनके चेहरे पर हैरानी की झलक आ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बीचर, मैंने तुमसे पता लगाने और हमें रिपोर्ट करने के लिए कहा था, और फिर भी तुम यहाँ आराम से बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब बॉस हो? बकवास। जब भाई शांगगुआन ने जियो फैन को वहां बैठा देखा तो वह क्रोधित हो गया और वह आगे बढ़ा और उसे एक लात मार दी। उस पल लगभग हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे डर के मारे पैर को घूर रहे थे। टकराना। पैर में कुछ चोट लगी, लेकिन यह झांग हुआ की पीठ थी, जो किसी समय भाई शांगगुआन और जियो फैन के बीच आ गई थी। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह गया। मास्टर झांग, आप प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल।
ज्यो फैंग भय से अभिभूत थी और उसे लगा कि उसका सिर पूरी तरह से खाली हो गया है। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक तीसरे दर्जे के कीमियागर ने अपने शरीर से उस पर हमला रोक दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। किक कुछ भी नहीं है। 100 या 1000 से अधिक किक लगने पर भी मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। ज्यो फैंग, मेरे पास केवल 3 सरल प्रश्न हैं। आपको उन्हें मास्टर को सौंपने में मेरी मदद करनी चाहिए। अब से मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे कि आप उसी खून की मेरी बहन हो, झांग सैन ने धीरे से स्नेह भरे स्वर में कहा। इससे हर कोई तुरंत जाग गया, जबकि बाद में आए लोग मौके पर ही जम गए। उनके सिर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। भाई शांगगुआन भी डर गया था, उसका पैर हवा में था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। मैंने अभी अभी मास्टर झांग की पीठ पर लात मारी है और माहौल। उसे तुरंत महसूस हुआ कि आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। अचानक किसी ने उस पर पीछे से वार किया और अगले ही पल उस पर अनगिनत घूंसे बरस पड़े। इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, वह दर्द से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। आप चाहती हैं कि हम इस आदमी से कैसे निपटें, सिस्टर जियो फैंग? क्या आप चाहती हैं कि उसका सिर काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या उसके पूरे परिवार को मार दिया जाए? बस हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उसके पूरे परिवार को मारना बहुत हल्की सजा है। मैं कहता हूं कि हमें उसके सभी रिश्तेदारों को भी मार देना चाहिए। सिस्टर जियो फैंग, बस मेरी ओर सिर हिलाओ और मैं अब उसके सभी रिश्तेदारों को मार डालूंगा। सिस्टर जियो फैंग, आपने अभी तक शादी नहीं की है क्या? आप? मेरा चचेरा भाई फायरक्रो एम्पायर के आखिरी सुपर बॉय में चौथे स्थान पर आया था। वह एक अमीर परिवार से है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। यहां से चले जाओ। क्या उसका परिवार 4 प्रमुख परिवारों से अधिक अमीर हो सकता है? मेरा भतीजा चेंग परिवार का वंशज है। वह बहुत छोटा है और 64 साल की उम्र में पहले ही एक महान मार्शल मास्टर बन चुका है। उसके चारों ओर इतने सारे लोगों की भीड़ होने से जियो फैंग को लगा कि वह बेहोश होने वाली है। एक पल के लिए अल्केमी एसोसिएशन का बड़ा हॉल किसी गीले बाजार की तरह शोरगुल वाला था। यूनक्सियाओ बहुत पहले ही वहां से निकल गया था और बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे एक गली में गए और एक यादृच्छिक चायखाना मिला, जहां से उन्होंने 2 बर्तन चाय का ऑर्डर दिया। यूनक्सियाओ ने चाय का एक घूंट लिया और ध्यान से उसका स्वाद चखा। यह 2 साल पुरानी फिरोजा चाय है, मध्यम श्रेणी की गुणवत्ता। मुझे लगता है कि पिछले साल मार्च में बारिश से पहले पत्तियां तोड़ ली गई थीं। बूढ़ा अचंभित रह गया। उसने चाय का एक घूंट लिया और अपने होठों को थपथपाते हुए संदेहपूर्वक कहा, सचमुच? क्या आप इसका स्वाद ले सकते हैं? यूनक्सियाओ ने उत्तर देने के बजाय उसे मुस्कुरा दिया। मेज पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उन्होंने विजी भाव से कहा, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम ली यूनक्सियाओ है और आपको बस मुझे यंग मास्टर यूं संबोधित करना है। मैं आपकी 1 वर्ष की सेवा के लिए आपको 1 लाख बेहतर ग्रेड प्राइमर्डियल स्टोन्स का भुगतान करूंगा। क्या आपके पास कोई अन्य अनुरोध है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा लंबा खींचा और अविश्वसनीय रूप से कहा, आप वास्तव में मुझे 1 साल तक अपनी सेवा नहीं देने देंगे, है ना? मैं एक 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर हूं। क्या आपके मन में मजबूत और बूढ़े लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है? यूनक्सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं। तो आप जानते हैं कि आप एक 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। आप अपने शब्दों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, है ना? आपके लिए कोई और वेतन नहीं। मैं सिर्फ आपको भोजन और आवास प्रदान करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बूढ़े ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मुझे वेतन चाहिए, मैं तो बस पूछ रहा था। 1 लाख श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के लिए भी बहुत आकर्षक थे। तो आप चाहते हैं कि मैं इस 1 साल के दौरान क्या करूं? यह हत्या और आगजनी नहीं है, है ना? आप किस परिवार से हैं, लड़के? बूढ़े व्यक्ति ने लगातार कुछ प्रश्न पूछे क्योंकि उसे यूनक्सियाओ की पहचान में बहुत दिलचस्पी थी।
कीमिया में इस लड़के का कौशल अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। यदि वह आगे बढ़ता रहा तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। अब उसके साथ अच्छे संबंध रखना लाभदायक होगा। यूनक्सियाओ ने एक उंगली पकड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मैं दोहराता हूं, मुझे यंग मास्टर युन कहकर बुलाएं। मैं किस परिवार से हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बेहतर होगा कि आप अपना परिचय मुझे दें। इस ठग ने बूढ़े को थोड़ा नाराज कर दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, मेरा नाम डुआन यू है और आपको बस मुझे सर डुआन कहना है। ओह, तब मैं तुम्हें लिटिल यू कहूंगा, यूंगसियाओ ने उदासीनता से कहा। मेरे सामने एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिट नहीं हैं। आप। इससे डुआन यू को विराम लगा, लेकिन फिर उसने उदास होकर आह भरी। उसने पाया कि इस लड़के के सामने बढ़त हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अचानक वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कहा, आप चौथे स्तर के ऊपर एक राक्षस जानवर के जहरीले खून की तलाश कर रहे हैं, है ना? यूनक्सियाओ ने अभी अभी चाय का एक और घूंट लिया था। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन जब उसने डुआन यू का विजी रूप देखा तो उसने फुसफुसाया और उदासीन होने का नाटक करते हुए धीरे से चाय का कप नीचे रख दिया। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। क्यों? क्या आपके पास है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। नहीं, मैं नहीं जानता, डुआन यू ने दृढ़ता से कहा, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ की क्रोधित आंखों को देखा तो वह जल्दी से मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे कहाँ पा सकते हैं। यूनक्सियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? दानव की भूमि, तियांडांग पर्वत, प्राचीन बंजर भूमि, स्वर्ण रेगिस्तान, इनमें से किस स्थान पर राक्षस जानवर नहीं है जो मुझे चाहिए? डुआन यू को लगभग खून की उल्टी हुई। इन जगहों पर जाने की हिम्मत कौन करता है? यहां तक कि गु फेयांग की मृत्यु तियांडांग पर्वत में हुई थी। मेरा मतलब यह है कि एक ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं और फिर भी इसे खोजने की संभावना अधिक है। ओह, यूनक्सियाओ की दिलचस्पी जगी। क्या पास के पहाड़ में एक या दो जहरीले चौथे दर्जे के राक्षस जानवर हैं? डुआन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई राक्षसी जानवर नहीं, बल्कि समुद्र में कुछ है। एक समुद्री जानवर? यूनक्सियाओ की आंखें चमक उठीं जैसे उसने कुछ सोचा हो। क्या आप स्काई फ्रेग्रेंस साम्राज्य से सटे दक्षिणी समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। स्मार्ट लोगों से बात करने पर वास्तव में समय की बचत होती है, कुछ हद तक उत्साहित डुआन यू ने कहा। दक्षिणी समुद्र विभिन्न समुद्री जानवरों से भरा हुआ है और उनमें से कई चौथे स्तर के और उससे ऊपर के हैं। वहां एक जहरीले चौथे स्तर के समुद्री जानवर का शिकार करना बेहद आसान है।